जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर गोना गो टू लंदन। देखो अब आपको एंशियंट ग्रीस भी घुमा दिया। थेलीज, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, हमने कितने सारे थिंकर्स किए। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हैं, हेलेनिस्टिक पीरियड की पॉलिटिकल फिलॉसफीज़, जैसे कि सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियन एंड ऑल दैट, वो हमने नहीं किया क्योंकि हमारे यूपीएससी के सिलेबस के बियॉन्ड है। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स की जंप की एंड हमने उसके बाद में एंशिएंट ग्रीस के बाद में क्या देखा, मेडिवल टाइम जब खत्म हो रहे हैं और मॉडर्न टाइम जब स्टार्ट हो रहे हैं, उस टाइम का इटली, यूरोप इन जनरल हमने देखा, लेकिन स्पेशल फोकस था हमारा इटली में जब हमने कवर किया मैकियावेली। आई कुड सेंस दैट स्टूडेंट्स रियली लाइक्ड that part of the syllabus, Machiavelli wala. Students also wrote answers on that, so it's very important part of your syllabus as well. The questions like Machiavelli was narrowly located and narrowly dated, questions like a prince should be fox and a lion at the same time, and similar such questions which shall be discussed eventually in this course. आज हम चलेंगे इंग्लैंड और हम स्टार्ट करेंगे इतने गजब के थिंकर के साथ, यू कैन नॉट पॉसिबली फैदम कि कितने ज़बरदस्त थिंकर हैं। इनका नाम है थॉमस हॉब्स। अगर मैं सिर्फ इनके ऊपर अगर मैं सिर्फ कि कितने अमेजिंग ये हैं पर्सन, इनके ऊपर अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो एक लेक्चर लग जाए। अनफॉर्चुनेटली हमें यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं जो हमारे एग्जाम में काम आए, क्योंकि आपको इतना सारा जीएस का प्रेशर होता है, एसए का प्रेशर होता है, आपको बेसिक सारी कवरेज करनी होती है, तो थोड़ा सा हमारा स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है। बट फिर भी आदत से मजबूर कुछ तो मैं बोलूँगा। थॉमस हॉब्स उन लोगों में से हैं जिनको बोला जाता है कि इंग्लैंड ने अगर कोई बेस्ट ऑथर्स कुछ प्रोड्यूस किए हैं उनमें से एक है ये। जब ये लिखते हैं तो ऐसे लगता है कि अमेजिंग पीस ऑफ लिटरेचर। इनके व्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज़ ऐसे हैं कि आपने हर व्यक्ति ने ऑलमोस्ट कार्ल मार्क्स का नाम सुना होता है। एक टाइम ऐसा था, आधी दुनिया कार्ल मार्क्स को भगवान मान रही है, और कार्ल मार्क्स थॉमस हॉब्स के बारे में क्या बोल रहे हैं? कार्ल मार्क्स इज सेइंग ही इज़ द फादर ऑफ अस ऑल, कि अगर समझ किसी को आई है तो थॉमस हॉब्स को आई है। ऐसे रेफर कर रहे हैं हम उनको। इनकी फिजिक्स की नॉलेज, अगेन यू हैव टू टेलीपोर्ट योरसेल्फ टू 1588 में पैदा हुए थे, 1600 में। अगर आप जाओ आज से 450 साल पहले आपको टेलीपोर्ट करना है, उस समय मैक्सिमम साइंस जो थी वो सोच की थी ना, आपके पास यू डिड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर इनकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग पे आप जाओ या इनके एफर्ट्स पे जाओ आप, तो आप हैरान रह जाएंगे। गैलीलियो के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, न्यूटन के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके जो आइडियाज़ हैं गैलीलियो से तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड ही थे। इनके पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो गैलीलियो से के आइडिया को उन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए जो हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल साइंस, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करने की कोशिश की है। साइंटिफिक अप्रोच से मतलब क्या होता है? जब हम पॉलिटिकल साइंस में हम ऐसा बोलते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर, तो मतलब क्या है मेरा? आप एक बात सुनिए छोटा सा समझाने के लिए। लेट्स टेक कोई किसी पर्सन को हम ये बोल रहे हैं कि यार आपको पता है कि जैसे कोई पर्सन मान लो परेशान है, मैं उसको बोलूँ कि यार आप ना खुश रहा करें, ऐसा ना करें वैसा ना करें, तो उसको एक लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा ज्ञान दे रहा है मुझे। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ देयर इज़ समबडी एल्स जो उसको ना इस तरह से समझाने लग जाए कि यार आपको पता है अगर आप ये करोगे तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, अगर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर आप ये सब खाओगे आप तो मेल हो, ये सब खाओगे तो आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, उससे आप वैसे फिर थोड़े खुश रहोगे, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उनको कुछ डोपामिन के बारे में समझाने लग जाए एंड सो ऑन। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि यार ये कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायो, कुछ मिक्स, कुछ न्यूट्रिशन के तरीके से मुझे बता रहा है। बात वो वही बता रहा है जो पहले वाला पर्सन भी बोल रहा था कि यार थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर भाई, सही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दूसरा वाला एक साइंटिफिक तरीके से वो बात पेश करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ आपके सामने एनालिसिस रखने की कोशिश कर रहा है कि यार फ्रॉम ये मैंने ऑब्जर्वेशन की है, ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया इस ऑब्जर्वेशन पे, ये हाइपोथेसिस के हमने क्रिटिकल इवैल्यूएशन की, ये हमारा कंक्लूजन निकला, इस तरह से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। तो थॉमस हॉब्स के लिए भी ट्रू है ये। इन्होंने ह्यूमन नेचर के ऊपर ही साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई की। मतलब मैं आपको बोलता रहा हूँ कि फ्रॉम साइकोलॉजी टू हिस्ट्री, इनकी किताब हिस्ट्री में भी पढ़ी जाती है। इनकी किताब ऑक्सफोर्ड में जलाई भी गई थी, तो फ्रॉम चर्च ने उन सब ने इनकी किताबें जलाई थी। तो फ्रॉम हिस्ट्री टू रिलीजन टू इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर टू साइंस टू फिजिक्स, ही रोट ऑन प्रीटी मच एवरीथिंग। और
इंटेलेक्ट के बारे में इनका क्या बोला जाता था कि एक रूम फुल ऑफ मेन है, वहाँ पर अगर थॉमस हॉब्स साहब बैठे हैं तो आपको पता लगेगा कि साहब बैठे हैं। कैसे? द काइंड ऑफ इंटेलेक्ट ही वुड रेडिएट। अब यहाँ पे रेडिएशन एज ए सिम्बॉलिक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है शक्तिमान की तरह कुछ निकल रहा है। मतलब इतनी इंटेलिजेंस कि यू कुड जस्ट फील हिज प्रेजेंस देयर। सार्काज़म बहुत था इनमें। इनफैक्ट एक चीज़ ये बोलते थे कि वन शुड कंटेम्पलेट मोर कंपेयर टू रीडिंग मोर एंड मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बजाय सोचना ज़्यादा चाहिए। अगेन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बजाय सोचना चाहिए। इसमें आपने एक चीज़ समझनी है कि जिसको आज की डेट में हमारे जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन, उनके हिसाब से जैसे थॉमस हॉब्स हैं, उसको तो ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, उसको तो ये बोलेंगे कि बेटा कुछ पढ़ तो ले, 4 किताबें भी नहीं पढ़ी अभी तुमने। अलग स्टैंडर्ड्स पे बात हो रही है कि यार अपने आप में चलती फिरती डिक्शनरी बनने से अच्छा, या फिर चलता फिरता एक लाइब्रेरी बनने से अच्छा, आप चलते फिरते एक लॉजिकल रीज़न वाले पर्सन होने चाहिए। तो इस तरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इनका। इम्पैक्ट की भी अगर मैं आपसे बात करूं, नंबर 1, आपने बड़ी बार सुना होगा, हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं कि राइट टू लाइफ तो नॉन नेगोशिएबल है। क्यों है नॉन नेगोशिएबल? क्यों सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती कि अगर अजमल कसाब को भी पकड़ लिया तो भी एक कोर्ट केस चल रहा है, उसके ऊपर भी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि बस उड़ा दो। क्यों ऐसा हो जाता है कि जब सरकार किसी का इनकाउंटर करती है तो इंक्वायरीज बैठ जाती हैं? क्योंकि कुछ सेंस बना रहा है, कुछ कॉमन सेंस ऐसा बोल रही है। वो कॉमन सेंस कहाँ से आई? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो राजा का मन करता था मार देते थे लोगों को, सैनिकों, इसको बंदी बना लो, ऐसा होता था। वो चीज़ क्यों नहीं है अब? साहब की वजह से, थॉमस हॉब्स की वजह से। सिमिलरली आपको हाजी अली में जाना है कि नहीं जाना, ट्रिपल तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लीगल है कि नहीं है, कामाख्या टेम्पल में एंट्री के बारे इशू है, साबरीमाला का टेम्पल का एंट्री का इशू है, जलीकट्टू का इशू है। ये सारे इश्यूज जब होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हो? आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मौलवी, पंडित, इनके पास क्यों नहीं जाते? और उनके पास अगर चले भी जाओ, अगर कोई पंडित आज की डेट में ये बोल भी दे कि हाँ 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 ये काम अलाउड है भाई, बलि दिया करो, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो वो भी क्या होगा? क्या आप कर सकते हो ऐसा? बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यार सुनो, पावर तो सरकार के पास है, जो सरकार बोलेगी, व्हाटएवर द सॉवरेन विल से, वही होगा। इनफैक्ट सॉवरेन ही वही है जो जिसकी चलती है। यू अंडरस्टैंड? ये वाली सेंस हमारे बीच में कहाँ से आई, और ऐसा कैसे हो गया कि हम सब इस बात को लेकर एग्री भी कर गए? ऐसा कैसे हो गया कि हम सब इस बात को लेकर एग्री कर गए? सब हिंदुओं की इस बात को लेके मोटा मोटा एज अ सोसाइटी इंडिया में इस बात को लेकर एक एटलीस्ट टैसिट कंसेंट है कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि XYZ टेम्पल में वुमेन एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कैसे है कि इंडिया में मुस्लिम्स की इस बात को लेके एक टैसिट कंसेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि ट्रिपल का तलाक लीगल है कि इलीगल है, ना कि कोई मौलवी बताएगा। ये कैसे हुआ? कहाँ से आ रहा है टैसिट कंसेंट? किसने हमें समझाया कि दिस इज द वे टू थिंक? थॉमस हॉब्स, वेरी वेरी प्रोफाउंड थिंकर। इनका इम्पैक्ट जो है आप सोच नहीं सकते हो कहाँ पर है। आज हम डिस्कस करेंगे हिज आइडियाज ऑन सॉवरेनिटी, हिज आइडिया ऑन द वेरी ओरिजिन ऑफ स्टेट। इनफैक्ट आज हम जब सरकार को ये बोलते हैं ना कि तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए नहीं है, इंडिविजुअल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिलॉसफी कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, और सरकार भी इस फिलॉसफी को कैसे मान गई? अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट गोज टू थॉमस हॉब्स। तो मतलब यू थिंक अबाउट एनीथिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पॉलिटिकल सेंस में मैं बोल रहा हूँ, हमारा स्कोप इतना है, यू विल सी कि थॉमस हॉब्स का जिक्र आएगा ही आएगा। तो जो एंशिएंट ग्रीस में प्लेटो का स्टेटस है कि you can either be platonic or like anti-platonic, but you can't be non-platonic। तो in my personal view मॉडर्न डेज की अगर हम बात करें तो हॉब्स का बहुत बड़ा स्टेटस है। अमेजिंग पर्सन। इनके बारे में थोड़ा सा अपने को बेसिक, जैसे हमने मैकियावेली के केस में किया था कि हर एक थिंकर जो है उसको हम ये तो बोल सकते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट, किसी टाइम का, किसी स्पेस का प्रोडक्ट है। अगर आप लास वेगास में 2000 में पैदा हुए हो तो आपकी एक जैसी सोच होगी। आप जिबौती में सन 2000 में पैदा हुए, आपकी दूसरी सोच होगी।
ऑफ कोर्स लाइक पर्सन्स मतलब आप नेचर इज ऑल्सो यू नो टू बी क्रेडिटेड, बट नर्चर भी बहुत मैटर करता है, आपकी सिचुएशन में हो। थॉमस हॉब्स के लिए भी अगर हमें इनके पॉलिटिकल व्यूज़ पढ़ने हैं तो इनका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्टेक्स्ट तो इनका वही है जो हमने मैकियावेली के केस में भी देखा था। वो क्या है? ये उस समय के थिंकर हैं जिस समय चर्च और जो हमारी होती है ये स्टेट, अब इनकी लड़ाई हो रही है। चर्च का रूल जो है, चर्च का कंट्रोल ओवर सेकुलर एक्टिविटीज़ वो इंक्रीजिंगली कम हो रहा है और स्टेट का कंट्रोल बढ़ रहा है। इनफैक्ट 1648 के आसपास में तो ऐसा ही हो जाएगा कि पहली बार यूरोप जो है ना वो बुला लेगा काउंसिल। मैं आपको थोड़ा सा, चलो आपके स्कोप के बियॉन्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में किया था मैकियावेली करते हुए कि 1520s के आसपास जब जर्मनी में डिबेट्स हुई कि आ जाओ भाई और बताओ मुझे इन 95 क्वेश्चंस के आंसर हैं क्या आपके पास, तो वहाँ से प्रोटेस्टेंट्स की एक वो स्टार्ट हुई, नई एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब 1520 से लेकर 1620 तक 100 साल तक यूरोप में लड़ाइयाँ हुई हैं। यूरोप में लड़ाई हुई और यूरोप में जब लड़ाई हुई तो तकरीबन प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो वाइप आउट ही होने वाले थे। और फिर क्या हुआ? ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया ने को लगा कि अरे जर्मनी वाले जो हैं ये जर्मनी में कुछ ये प्रोटेस्टेंट ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं। ऑस्ट्रिया वाज आल्सो कैथोलिक, ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे अटैक करना था, ठीक। और स्वीडन जो है, स्वीडन का एक राजा जो है वो बोलता कि नहीं हम तो जर्मनी के सपोर्ट में आ रहे हैं ऐसे ही रैंडम। फ्रांस जो अदरवाइज खुद कैथोलिक है, उसको लगता है कि यार ऑस्ट्रिया ज़्यादा ही बन रहा है, तो वो आ जाता है यहाँ पे स्वीडन की हेल्प के लिए। तो कैथोलिक आर फाइटिंग फॉर द वेरी कॉज जिसके लिए वो ये वॉर चल रही थी, जो जिसको हम रिलीजियस वॉर्स भी बोल रहे हैं, ठीक। वो सारी वॉर्स में ना यूरोप में एक प्रॉपर एक वायलेंट क्वैगमायर बना हुआ था, सब लड़ रहे हैं आपस में, कुछ नहीं पता। हालांकि ये था कि हर लड़ाई के पीछे अपने एक पॉलिटिकल बेनिफिट, वो जैसे हर लड़ाई में होते हैं, हर आंदोलन में होते हैं कि यार सामने कुछ और होता है, पीछे लोगों के पर्सनल पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। वैसा ही यूरोप की 100 साल की पहले की लड़ाई और यहाँ पे जो 30 ईयर्स की लड़ाई हुई फिर 1618 से लेकर और 48 तक, ये वाले टाइम में यूरोप में लड़ाई हुई 30 ईयर्स की, जिसको आप बोल दो कि 30 ईयर्स ऑफ वॉर भी बोलते हैं इसको आप यूरोप में एक वायलेंट बहुत खतरनाक वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों लड़ रहे हैं। एंड में इनफैक्ट इनको खुद को ही लगा कि यार हम कर क्या रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि यार बात सुनो भाई, जीते हुए हो हारे हुए हो, बड़े राजा हो छोटे राजा हो, पहुंचो सारे, एक काउंसिल करते हैं, मीट करते हैं। और वहाँ से हमारे पास में कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट का, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी बोलते हैं। आपको करवाऊंगा मैं ये, जब हम स्टेट नेशन ये वाले आइडियाज़ करेंगे तो ये वाला आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, एक टेरिटरी बनाते हैं, एक फिक्स टेरिटरी, उसकी फिक्स पॉपुलेशन, उसके एक गवर्नमेंट और उसके पास में है सॉवरेनिटी, और वो स्टेट जो है वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। और ये जो अब होली रोमन एम्पायर एंड दिस एंड दैट जो पुराने चर्च के कंट्रोल चल रहे हैं वो अब ख़त्म करते हैं। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़ टुडे। अगर आप आज देखेंगे तो हम नेशन स्टेट में ही मान रहे हैं। देश जो एक, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूके है, यूएसए एंड सो ऑन, इनके पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है कि उन्होंने डिसाइड करना है कि उनकी कंट्री कैसे चलेगी, ना कि किसी सुप्रा रिलीजियस बॉडी ने या सुप्रा रिलीजियस किसी पावर सेंटर ने। वेटिकन नहीं डिसाइड करता कि यूके कैसे चलेगा और सऊदी अरेबिया ने डिसाइड करता कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। ऑफ कोर्स एलिजेंस होती होगी जहाँ पे रिलीजन जो डोमिनेट होता होगा, पर डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट के पास है। तो इस तरह से आपको समझना है कि बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, ऐसा वाला यूरोप। इसी यूरोप में तो पहली प्रॉब्लम तो यही चल रही थी यूरोप में, रिलीजन और स्टेट की। दूसरी एक और, जो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो एक और प्रॉब्लम क्या थी, वो थी मोनार्क एंड पार्लियामेंटेरियंस। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आज की डेट में हम ये मान के चलते हैं कि जब लोगों के पास में पावर है, आम गरीब लोग, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। अगर अरिस्टोक्रेसी के पास पावर है, नोबिलिटी के पास पावर है, तो उसको तो आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी। और अगर सिर्फ एक बंदा है मोनार्की, यार मेरे पास ही पावर है, ये कौन है, ये नोबिलिटी अपने आप को समझते क्या है, तो वो हो गया बस मोनार्की। तो यहाँ पर भी यूरोप में, अब मैं विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स,
बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि नीदरलैंड्स के ऊपर इंग्लैंड का पहले कंट्रोल होता था, फिर नीदरलैंड्स को इंग्लैंड ने इंडिपेंडेंट मान लिया, और एक टाइम क्या आया कि जिस समय इंग्लैंड के मतलब पॉलिटिकल सक्सेशन पे क्राइसिस हुआ। वहाँ पर एक टाइम पर सिविल वॉर हुई। मतलब अगेन अब क्योंकि मेरे को हॉप स्टार्ट करना है तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, भरत सर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत डिटेल में करवाएंगे। आप ऐसे समझे कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सिविल वॉर चल रही है, लोग लड़ रहे हैं आपस में। कोई बोल रहा है पार्लियामेंटेरियंस के पास पावर होनी चाहिए, कोई बोल रहा है मोनार्क के पास होनी चाहिए, कोई बोल रहा है रॉयलिस्ट के सपोर्ट में है, कोई दूसरों के सपोर्ट में, एंड सो ऑन। जब ये लड़ाई हो रही है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सबके लिए बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, तो राजा का गला काट दिया जाता है। एक बंदा होता है, आई थिंक ओलिवर समथिंग, वो राजा कैम्पबेल, वो राजा का गला काट देता है, खुद बैठ जाता है। उस वक्त थोड़ा ब्रीफली उसका बेटा होता है, एंड इस तरह से हॉब्स ये सब कुछ देख रहा है। थॉमस हॉब्स ये सब कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं थॉमस हॉब्स? एक वायलेंट यूरोप देख रहे हैं, वो लड़ाई वाला यूरोप जहाँ पे बहुत लड़ाई हो रही है। और वो कैसा इंग्लैंड देख रहे हैं? एक ऐसा इंग्लैंड जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और राजा को ही गला काट दिया, राजा को ही मार दिया। ऐसे वाली सिविल वॉर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गॉडफादर मूवी में माइकल कॉर्लियानी बोलते हैं कि इफ हिस्ट्री हैज़ टॉट अस एनीथिंग यू कैन किल जस्ट अबाउट एनीवन। आप देखो जॉन एफ कैनेडी को भी मारा गया है, और इब्राहिम लिंकन को भी मारा गया है, और इंदिरा गांधी को भी मारा गया है, एंड दिस एंड दैट। तो इफ हिस्ट्री हैज़ टॉट अस एनीथिंग, अनदर एग्जाम्पल, यू कैन किल एनीवन। तो यहाँ पर क्या होता है कि थॉमस हॉब्स ऐसा वायलेंट इंग्लैंड देख रहे हैं, तो इनके हिसाब से यार सेफ्टी सिक्योरिटी तो कोई है ही नहीं, पता नहीं कब वायलेंस हो जाए, पता नहीं कौन मर जाए। तो इनके व्यूज़ में आपको इनके व्यूज़ जब आपने समझने हैं कि यार ह्यूमन बींग्स के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना है। क्लियर? सो इंग्लैंड वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी insecure, going through a phase of insecurity to the very idea of life। वो दूसरा, इंग्लैंड वॉज गोइंग थ्रू वेरी वायलेंट फेज। उस समय के हैं थिंकर थॉमस हॉब्स। चलो अब हम देखते हैं इनके आइडियाज। एज आई हैव ऑलरेडी इलेबोरेटेड दैट हिज आइडियाज रेंज फ्रॉम ज्योमेट्री टू फिजिक्स टू साइकोलॉजी टू दिस टू दैट, वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू हिज आइडियाज ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो इन्होंने पूरा का पूरा हमें एक नया पैराडाइम दिया है, उसकी एक बेसिक जो यूनिट है वो इन्होंने बनाया है एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को। तो इनका जो सबसे पहला आइडिया जो हमें समझना है वो क्या है? ह्यूमन नेचर, इंसान के बारे में इनका क्या मानना है। ये ज़रा आप सुनिए, आपको थोड़ा समझ आएगा। हो सकता है आप एग्री भी करें, हो सकता है आप ना भी एग्री करें। बहुत सारे थिंकर्स इनके बाद में हैं जो इनके ह्यूमन नेचर के आइडिया से नहीं एग्री करते। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि यार देखो, जो एक टिपिकल ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा आपको समझना है, मेरे साथ में अगले 5 मिनट लगाने हैं आपको, कि ये बोलते हैं कि जो टिपिकल ह्यूमन बीइंग है वो क्या चाहता है, एक इंडिविजुअल, वो ये चाहता है कि यार वो ना विल टू पावर, वो थोड़ा सा चाहता है कि यार मैं एक्सपैंड करूं, मैं डोमिनेट करूं, लोग मुझे जाने, मैं एक्सेल करूं, मैं किसी भी फील्ड में नंबर 1 हूं, जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास हो, मेरे पास शान हो, मेरे पास शौकत हो, मेरे पास में ऑल दीज थिंग्स, यूटिलिटीज़ उसको चाहिए। एक इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, और उस चीज़ के ऊपर थॉमस हॉब्स कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास करते। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये बहुत बुरा पर्सन है, लुक ही इज़ ओनली कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ, ही इज स्टेटिंग इट एज अ फैक्ट कि यार देखो ऐसा है कि जैसे बहुत सारे और फैक्ट्स हैं, जैसे मतलब ग्रेविटी एक फैक्ट है आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, तो वैसे ही ये एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग क्या है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। ह्यूमन बीइंग क्या है, वो यूटिलिटेरियन है। उसको चाहिए कि वो चीज़ें जो उसको प्लेजर दे, उसको चाहिए कि यार उसको खुशी मिले, वैलिडेशन मिले, एक्साइटमेंट मिले। अब ये जो उसकी सर्च है, मुझे खुशी कैसे मिलेगी जब मेरे पास में, एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि मुझे मान लो मुझे खुशी मिलेगी कि जब मेरे पास में प्रॉपर्टी हो। अब लेकिन प्रॉपर्टी तो लिमिटेड है। एक डिलेमा अगर आप देखो क्या है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट हैं, सब लोग ही ऐसा चाहते हैं। अब इस डिलेमा के अंडर क्या हो जाएगा, एक लाइफ बन जाती है, एक कंटिन्यूअस सर्च फॉर पावर, कि यार मैं किसी तरह से पावर एक्वायर कर लूँ ताकि जो मुझे चाहिए मैं ले लूँ, जो मुझे पर्सन पसंद है मैं उसको ले लूँ, ठीक, जो मुझे कोई गुड्स सर्विसेज जो भी पसंद है मैं उसको ले लूँ। और ये जो है सर्च, ये चलती रहती है अनटिल द एंड ऑफ योर लाइफ।
ये जो सर्च है कि और मिल जाए, और खुश हो जाऊं, और ज़्यादा पावर मैं ग्रैब कर लूं, ये आपकी पूरी लाइफ चलती रहती है अनटिल इट ओनली सीजेस विद योर डेथ। इसका कारण ये क्या बताते हैं? ये बोलते हैं कि यार सोच क्या है, ये बहुत मटीरियलिस्टिक थिंकर है। मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या है? मैटर की बात करते हैं। ये आइडियाज़ जैसे हमने डिस्कस किए हैं, ये उसको उसके बजाय ये मैटर की बात करते हैं। दिस इज़ प्रॉब्ली वाई कार्ल मार्क्स इनको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। ये बोलते हैं कि हमारी थिंकिंग क्या है, गैलीलियो से इंस्पायर्ड है ये। तो क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि यार देखो, कुछ पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं, वो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो उससे हमारी सोच बनती है। तो आर आइडियाज़, जो हमारे जो सोच बनती है, वो फिर हमारे एक्शन बनते हैं। तो ये जो मेरा हाथ यहाँ से इधर गया, ये ऐसा क्यों गया? क्योंकि मेरा एक थॉट आया कि मेरे को अपना हाथ यहाँ से यहाँ लेके आना है। वो थॉट क्या है? ये बोलते हैं कि यार एक बड़ा ना मटीरियलिस्टिक सा, नापा तोले जाने वाला मटीरियलिस्टिक सा एक एक्शन होता है कि एक फिजियोकेमिकल पार्टिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं, वो जब मूव करते हैं तो फिर क्या होता है? एक थॉट आता है और थॉट एक्शन बनता है, और एक्शन जो है इवेंचुअली आप फिर उसको इनेक्ट करते हो। ये बहुत बारीकी की बात है, आपको 2 मिनट समझना है इसको। ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के जो एक्शंस हैं वो क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से डिसाइड होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली? इन 3 चीज़ों को हमने बाद में तीनों आइडियाज़ की मैरिज करनी है, ठीक। पहला आइडिया क्या है इनका कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्लेजर। प्लेजर कहाँ से आएगा? पावर से। तो हर ह्यूमन बीइंग को पावर चाहिए। दूसरी चीज़, ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्शंस हैं वो किस चीज़ से डिसाइड हो रहे हैं? कि एक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, उससे ह्यूमन एक्शंस आर शेप्ड। तो जो हमारी सोच है वो एक फिजिक्स, या अगर मैं मॉडर्न डे में बोलूँ तो कोई फिजियोकेमिस्ट्री, कोई ऐसे चीज़ें मूव कर रही हैं अंदर, उससे हमारे सोच चलती है। तीसरी चीज़, अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स है उनकी जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। मान लो मैं कोई चीज़ देखता हूँ बहुत अट्रैक्टिव, अब मेरे पार्टिकल उस हिसाब से मूव करना शुरू कर देते हैं। नाउ आई वांट टू हैव दैट थिंग। मेरे को लगता है कुछ डेंजर, अब ऑल ऑफ अ सडन आई एम स्केर्ड। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना उस हिसाब से कि अगर मुझे लग रहा है कि यार वाह वाह ये तो प्रॉपर्टी है और ये तो मुझे चाहिए, तो मेरे पार्टिकल्स उस हिसाब से मूव कर रहे हैं और मैं गया और मैंने प्रॉपर्टी ग्रैब कर ली। अगर मुझे लग रहा है कि यार ये तो सामने शेर है या कोबरा है या दिस एंड दैट है, अब मेरे पार्टिकल उस हिसाब से मूव कर रहे हैं और मैं अपने आप को बचाना चाहूँगा। लेकिन जब उसी शेर ने मुझे देखा तो शेर के पार्टिकल कैसे मूव किए होंगे अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स कि आज खाऊंगा मैं ये मीट। यू अंडरस्टैंड नाउ? अब आपको एक बात समझनी है, बहुत कंसिस्टेंटली ये अपना केस एक बिल्ड करते हैं। ये बोलते हैं कि जब तक इंसान अलाइव है तब तक वो उसकी जो सर्च फॉर प्लेजर है ख़त्म नहीं होती। इनके हिसाब से हर वो बंदा जो पावर में नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसको डर लगता है कॉन्फ्रंटेशन से, लड़ाई से, इन अ वे। ठीक, हम उसको देखेंगे। अगर सिंपल सी बात करें तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि दिस इज़ ह्यूमन नेचर। पहले तो हम इसको एक्सेप्ट करें कि बंदा ऐसा ही है, तो वो जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। अब इस सिचुएशन में आप एक चीज़ सोचिए कि मान लो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो इक्वल है। इनफैक्ट थॉमस हॉब्स का इतना बड़ा स्टेटस, वन ऑफ द रीजंस इनका ये है, कहाँ हम बातें कर रहे थे पुराने टाइमों से, एंशिएंट ग्रीस से, कि यार ह्यूमन बीइंग्स तो अनइक्वल हैं, कुछ सुपीरियर होते हैं, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ ब्रॉन्ज, मैन ऑफ सिल्वर। इनफैक्ट जब रिलीजन भी बहुत स्ट्रांगली हमें डिक्टेट करने लगा, तब भी अगर आप देखोगे तो क्या था कि इवन रोमन, जैसे मैंने बात की थी कि होली रोमन एम्पायर में भी स्लेवरी तो थी। इवन इस्लाम के आने के बाद में भी हमने देखा कि इस्लामिक उसके अंदर भी स्लेवरी रही है। तो ह्यूमन बीइंग्स अनइक्वल हैं, फीमेल्स को अनइक्वल माना गया, ये सब चीज़ें हमेशा से रही हैं। बट पैराडाइम शिफ्ट आती है थॉमस हॉब्स के साथ। ये क्या बोलते हैं कि यार देखो, सब इंसान जो है उनको चाहिए ज़्यादा पावर। सब इंसान के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं और उससे उनका एक्शन डिसाइड होता है, और ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन इसमें एक चीज़, ये बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ बोलते हैं कि यार इंसान की एक लिमिटेशन भी है, ह्यूमन बीइंग की नेचर की एक लिमिटेशन भी है, दैट मैन इज नॉट इन अ पोजिशन टू कॉम्प्रीहेंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द ब्रेन ऑफ द अदर पर्सन। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक सामने एक बंदा खड़ा है और मुझे लग रहा है कि यार क्या इसके दिमाग में वही चीज़ आ रही है जो मेरे दिमाग में आ रही है?
मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी ग्रैब कर लूँ, लेकिन इसके दिमाग में भी फिर इसका मतलब ये आ रहा होगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी ग्रैब कर ले। अब हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये बोलते हैं कि बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज ट्राइंग सर्वाइव और पेरिश, यही वाला सिस्टम है। ये बोलते हैं कि बिकॉज ह्यूमन बींग्स की नेचर ऐसी है, तो इसलिए क्या होगा कि देयर इज दिस परपेचुअल स्टेट ऑफ कंपटीशन। अब जब बंदे की ये पूरी की पूरी वो कंपटीशन में लगा हुआ, पूरी जिंदगी उसकी ऐसी ही चल रही है, ये खत्म कब होगा कंपटीशन? डेथ के साथ। अभी आप इसको उस तरह से मत लेना कि कोई ये स्पिरिचुअल टॉक दे रहा है, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि इन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की है। ये बोलते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो ये पार्टिकल्स मूव करने बंद कर देते हैं। जब पार्टिकल्स की मूवमेंट बंद हो जाती है तो इंसान की एपेटाइट चले जाती है, जब एपेटाइट चले जाती है तो बस बात खत्म। ठीक, अब ये तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है कि दूसरे वाले के अंदर क्या, दूसरे वाले के माइंड में क्या चल रहा है उसको ये नहीं पता। अब आप एक सेकंड के लिए इनका आर्गुमेंट समझिए कि चलो नाउ वी हैव पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 एंड सो ऑन। ये एक शहर है मेरठ, वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरठ में 5 लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी यही सोच है, और ये ह्यूमन नेचर है। और मेरठ में ये जो ह्यूमन बींग्स हैं ये बराबर के भी हैं। हो सकता है एक थोड़ा फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन दूसरा भी इतना तो होता ही है कि यार वो दूसरे को कोई टूल उठा लेगा और टूल से उसको मार देगा। अब इनका हो रहा है कंपटीशन। अगर आप मेरठ से सारी पुलिस हटा दो, मेरठ से सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले लोग हटा दो, इन अदर वर्ड्स अगर हम चले जाएं बिल्कुल कि कोई कायदा कानून नहीं है, कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, अब क्या होगा? बोलते हैं कि चांसेस हैं कि ये अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स ये सब बस अब आपस में लड़ेंगे, जिसका मौका लगेगा वो दूसरे को मार देगा और उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, जिसका मौका लगेगा वो दूसरे को डोमिनेट करेगा और पावर ग्रैब करेगा। आपको लगेगा कि सर ऐसा ट्रू नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे थिंकर्स को ऐसा लगता है आगे फर्दर जाके कि ऐसा नहीं है, पर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखें। वाइल्ड में आप चले जाएं, वाइल्ड में नेचर कैसी है, जहाँ शेर का, जिसका भी शेर, जिस भी लेट्स से फॉक्स का अगर मौका लग रहा है तो वो शिकार कर रही है, जो फॉक्स का शिकार करता है, जो उससे स्ट्रांग है उसका मौका लग रहा है तो वो उसको किल कर रहा है, जो उससे स्ट्रांग है लायन है वो उसको किल कर रहा है, एंड सो ऑन। अगर आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो सबको ही लग रहा है कि यार बस हम ग्रैब कर लें। तो थॉमस हॉब्स के हिसाब से इंसान जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है? कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि एक तो वैसे ही नंबर 1 मेरे को लगता है कि यार मैं कुछ ग्रैब कर लूँ, मेरा पावर, स्ट्रगल टू पावर चल रहा है, विल टू पावर। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में एक और भी तो चल रही है, वो क्या है? फियर। मुझे जब मैं मान लो मैंने नहीं भी पावर एक्वायर करनी, मान लो मुझे लगता है चल यार मैं आराम से रहूँगा, लेकिन सामने वाले ने पावर एक्वायर कर ली, अब मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा फियर। अब मुझे लगेगा कि मैं पावरलेस फील कर रहा हूँ, यार ये तो कभी भी आएगा और मेरे को खा जाएगा, तो कभी भी आएगा मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना वो कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो अब इवन दो अगर मान लो इन थ्योरी में वैसा नहीं भी था, लेकिन नाउ बिकॉज अदर्स हैव गेन्ड पावर आई विल फील पावरलेस एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गेन पावर। पावर ऑफ वन पर्सन विल बिकम अ कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी इन मी। सो दिस होल सिचुएशन जो है ये क्या कर देगी? एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर देगी। इस सिक्योरिटी डिलेमा से क्या होगा कि अब बस सब लोग जो है ना वो एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में रह रहे हैं, और मेरे को लगेगा कि यार उसने अच्छा ये वाली पावर ग्रैब कर ली, अब मेरे ही विल कम फॉर मी टुमारो, मुझे ही उससे पहले उस पर अटैक कर देना चाहिए, मुझे ये कर देना चाहिए, उसको कुछ और लग रहा है वो मेरे ऊपर अटैक करेगा। सब सोच रहे हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा, और इससे पूरा एक इनसिक्योर सिस्टम बना होता है। तो ये बोलते हैं इनका सबसे पहला जो है ह्यूमन नेचर, आई थिंक वो आपको समझ आया कि ये बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो कैसी है? ह्यूमन नेचर प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की है, यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअल है, इंसान अपना सोचता है। कई बार हम देखते हैं कि इंसान जो है ना वो हम बोलते हैं कि नहीं यार वो बाकियों के लिए काम करता है, वो बाकियों के लिए भी काम क्यों करता है? क्योंकि उसको इस चीज़ से ऐसा लगता है कि ये देखो मैंने अपना नहीं सोचा, मैंने बाकियों के लिए काम किया। कई बार इंसान ऐसा करता है कि वो बोलता है कि यार मैं बाकियों के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे कोई मुझे प्रेस करे चाहे ना करे, मुझे दिल की सेटिस्फेक्शन है। किसको दिल की सेटिस्फेक्शन है? मुझे।
कई बार कुछ लोग बहुत लोगों के लिए काम करते हैं और बोलते हैं कि यार बस मैंने कर दिया, मेरे को अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, क्या है इंसान? मैं, मुझे, मैं, मेरा, इंडिविजुअलिस्टिक है और इसमें कुछ बुराई नहीं है। वैल्यू नहीं जजमेंट पास कर रहे, वो बोलते हैं कि इंसान अपना सोचता है यार, पहली चीज़। और उसको यूटिलिटेरियन बनना है, उसको यूटिलिटेरियन है वो, उसको लगता है कि मैं अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करूँ। वो प्लेजर कैसे मैक्सिमाइज होगा? पावर के थ्रू। तो एक कंटिन्यूस सर्च ऑफ पावर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस सर्च ऑफ पावर, ऑब्वियसली एक पर्सन पावरफुल होगा तो दूसरा इनसिक्योर फील करेगा, दूसरा पावरफुल होगा तो दूसरा इनसिक्योर फील करेगा। इस तरह के ह्यूमन बींग्स हैं, सिंपल एज दैट। इनके हिसाब से ह्यूमन बींग्स हैं इंडिविजुअलिस्टिक, ह्यूमन बींग्स हैं यूटिलिटेरियन, ह्यूमन बींग्स हैं फियर में रहने वाले। फियर एक ऐसा फैक्टर है, फियर से बड़ी मोटिवेशन ही कोई नहीं है, ये बोलते हैं। इनफैक्ट इनकी एक स्टेटमेंट है, आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। जब इनसे बात की जाती है कि यार इतना फियर को आप इतनी बड़ी बात क्यों मानते हैं, डर को, तो ये बोलते हैं कि बेसिकली क्या हुआ था कि हिज मॉम वॉज 7 months प्रेग्नेंट व्हेन स्पेनिश आर्माडा के अटैक हुए, तो आउट ऑफ फियर इनकी मदर ने प्री मैच्योर डिलीवरी की। तो ये बोलते हैं कि बेटा हम तो पैदा ही फियर के साथ हुए हैं, ठीक है, हम तो, मेरी तो माता जी डर गए थे और मैं पैदा हो गया, तो मैं और फियर तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं। इन अदर वर्ड, सिम्बॉलिकली क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स एसेंशियली फियर से चलते हैं। नाउ यू सी, अगर मैं आज ये लोगों को कन्विंस कर दूं कि यार तुम लोग सिर्फ डर से चलते हो, और अब मुझे आप लोगों को इंसानों प्रॉपरली चलाना है ऑर्डर के हिसाब से, तो मैं क्या आज किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि यार पुलिस होनी चाहिए जिसके पास डंडा हो अच्छा खासा, और इनको चलाओ अच्छे से। ये सिर्फ डरते हैं, ये और किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। तो आप देखना धीरे 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 कैसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार भी बिल्ड कर देंगे, आपकी लिबर्टीज़ भी ले लेंगे, आपको राइट टू लाइफ भी दे देंगे, सब अभी देखना धीरे धीरे। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या बोल रहे हैं? फियर एक चीज़ है, बिकॉज जब कोई दूसरा पावरफुल फील करेगा तो मैं ऑटोमेटिकली पावरलेस फील करूंगा, और अब मुझे लगेगा कि आई शुड ऑल्सो ट्राई टू गेन पावर बिकॉज आई नीड टू सर्वाइव, एज सिंपल एज दैट। अब ये बोलते हैं कि मान लो एक ऐसी जगह है जिस समय कोई सरकार नहीं बनी थी, देयर एग्जिस्ट नो आइडिया ऑफ स्टेट, कोई एसोसिएशन ही नहीं है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ नेचर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम बोलें कि ब्रिटिश थे इंडिया में, उससे पहले मुगल थे, फिर सल्तनत, और पीछे जाते रहे, तो एक टाइम स्टेट ऑफ नेचर आई थी। वी आर नॉट टॉकिंग हिस्ट्री हेयर, वी आर नॉट टॉकिंग एंथ्रोपोलॉजी हेयर। हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि जिस समय कोई सरकार नाम की चीज़ें नहीं थी, उस समय एक इंडिविजुअल के पास में कितनी लिबर्टी थी। अगर मान लो कोई कायदा कानून नहीं है तो मेरे पास में कितनी फ्रीडम है? 100%। मेरा मन कर रहा है मैं सड़क पे ऐसे करके घूम रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, कोई है ही नहीं, रूल रेगुलेशन नहीं है। मेरा मन कर रहा है मैं सड़क पे रॉन्ग साइड आ रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे पहन रहा हूँ, जो मेरे सामने आ गया मैंने तलवार घुमा के मार दिया। किसी ने मुझे बोला कि यार मर्डर करना इलीगल है, अब तेरे पे केस चलेगा, कौन बोलेगा? कोई है ही नहीं। मेरा मन कर रहा है, मैं जो मेरा मन कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ, पर मैं अकेला इंसान नहीं हूँ, कोई मुझसे भी पावरफुल है और उसके पास मुझसे भी बड़ी तलवार है, उसका भी मन कर रहा है कि यार आज ऐसे घुमाते हुए चलता हूँ मैं, अब उसकी तलवार मेरी गर्दन। कोई उससे भी पावरफुल है, उसका भी यही मन कर रहा है कि यार मैं दोनों हाथों में तलवार लेके घूमता हूँ ऐसे। अब यू सी, जब कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है और जो लोग हैं, लोग कैसे हैं? उनको लग रहा है कि हम अपनी पावर मैक्सिमाइज कर लें, क्योंकि ये तो इनेट नेचर है। लोग हैं, उनको लग रहा है हम अपना प्लेजर मैक्सिमाइज कर लें। मैं था, मेरी एक अच्छी सी कोई पार्टनर थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई कायदा नहीं था, कोई कानून नहीं था, एक पावरफुल बंदा आया और उसने बोला कि चलो बस मुझे मार दिया, ले गए। थोड़ा मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, लेकिन यार मैंने भी ऐसा कर दिया, कोई मुझसे वीकर लग रहा था, मैंने उसको मार दिया, बस हो गया काम। द पॉइंट इज दिस कि आपकी लाइफ, आपके लव्ड वंस, आपकी प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है अगर इंसान को अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना है। प्लेजर मैक्सिमाइज होता है पावर से, और
पावर को चेक करने वाला ऊपर कोई है नहीं है, और इंसान फियर में रह रहे हैं। या मुझे ही पर्सनली ऐसा लगता है कि यार ये जो सामने वाला बंदा है ना, इसकी नज़र है मेरी प्रॉपर्टी पे, कोई कायदा कानून है नहीं, मैंने जाके मार दिया। अब आज भी अगर आप वाइल्ड में देखें, हमें देखने में नेचर बहुत सुंदर लगती है, ब्यूटीफुल फ्लोरा, ब्यूटीफुल फौना, दिस एंड दैट, पर क्या हो रहा होता है नेचर में अगर आप देखो, ये कोई क्रोकोडाइल शेर को खा रहा है, शेर किसी हिरन को खा रहा है, हिरन किसी घास को खा रहा है, और इतनी ब्रूटिश नेचर, ब्रूटैलिटी से भरी हुई है बिहाइंड लाइक दिस ब्यूटीफुल फसाद दैट वी हैव। कितनी पीछे स्ट्रॉन्ग भी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी को खा रही है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा रही है, एंड दिस इज हाउ द होल नेचर इज डिजाइंड। तो अगेन थॉमस हॉब्स कहते हैं कि यार मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, ऐसा है। दिस इज हाउ द होल सिस्टम इज डिजाइंड। एक सेकेंड, कि ऐसा है। तो अब आप देखें, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी। स्टेट ऑफ नेचर में कोई पर्सन पी है आराम से, बड़ा अच्छा इसने क्रिकेट खेलना था, लेकिन एक दूसरा पर्सन था, उसको लगता था कि यार मैं इससे बढ़िया क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आके मार दिया। इन स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, लाइफ जो है वो क्या थी, नेस्टी थी, पुअर थी, ब्रूटिश थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉर्ट थी। कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की। आप ये देखें कि जिसका बस चल रहा है, बस जो भी दूसरे से स्ट्रांग है वो अपनी चला रहा है, तो एक अनार्की थी। अब नाउ यू सी, ऐसा थॉमस हॉब्स को क्यों लग रहा है? थॉमस हॉब्स को इसलिए ऐसा लग रहा है बिकॉज वो जिस टाइम का इंग्लैंड को विटनेस कर रहे हैं वो कैसा है, एनार्की वाला है। रॉयलिस्ट जो हैं वो उनसे नॉन रॉयलिस्ट से लड़ रहे हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से लड़ रहे हैं, अपना पार्लियामेंटेरियन जो है वो मोनार्की से लड़ रहे हैं, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। इतनी लड़ाई हो रही है एंटी रॉयलिस्ट, रॉयलिस्ट के बीच में, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, सब के बीच में लड़ाई हो रही है। तो थॉमस हॉब्स को लग रहा है कि जी हाँ, बहुत पेसिमिस्टिक व्यू है मेरा ह्यूमन बीइंग को लेके। और क्योंकि इंसान ऐसा है, जब सरकार नहीं होती तो फिर लाइफ भी आपकी कैसी होती है, शॉर्ट, नेस्टी, ब्रूटिश एंड पुअर। किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। अब इंसान के पास लिबर्टी तो पूरी थी यहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। और मैन क्या है? मैन है यूटिलिटेरियन। उसको चाहिए, अभी तो बोल रहे हैं कि अभी तो मैं बता के हटा हूँ इंसान की नेचर कैसी है, यूटिलिटेरियन। वो क्या करना चाहता है, इंजॉय। अब उसको पता है कि यार जब मेरी लाइफ ही नेस्टी है, लाइफ ही पुअर है, लाइफ ही ब्रूटिश है, लाइफ ही शॉर्ट है, तो मैं क्या इंजॉय करूँगा? यार ये तो सिचुएशन बढ़िया नहीं है। इस सिचुएशन से तो अपने को निकलना है। हाँ ठीक है, इन थ्योरी मेरे पास पूरी फ्रीडम है, लेकिन यार जब सिक्योरिटी नहीं है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ लाइफ में मैं कुछ इंजॉय करता हूँ, इतने में कोई आके मेरे को मार जाता है, ये वाली सिचुएशन से तो हमें निकलना है। तो बोलते हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए, अगेन ये एक वो है, विचार है, ये एक्चुअल में हिस्ट्री में नहीं ऐसा कि किसी दिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ था। निकलने के लिए सारे जो लोग हैं वे इकट्ठे होते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 एंड सो ऑन। ये बोलते हैं कि यार देखो, सबकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ से ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, क्या? हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक? लाइफ इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड डेथ इज द एंड ऑफ ऑल द प्लेजर। आई एज अ ह्यूमन बीइंग आई वांट टू मैक्सिमाइज माई प्लेजर। अब मुझे पता है कि जब मैं मर ही जाऊंगा तो क्या प्लेजर, तो आई वांट टू सिक्योर माई लाइफ। इसलिए हम एक काम करते हैं, आज हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और अब स्टेट ऑफ नेचर से इंसान किस में आ गया? अब वो आ गया एक प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेट बन गई। क्लियर? अब आप देखोगे कि कहाँ से बनी है स्टेट? सर क्यों बनी है सर स्टेट? क्योंकि फियर था। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि सब लोग आए, उन्होंने बोला कि यार एक काम करें, सुन यार अभी हम ऐसे छोटा छोटा कुछ कर रहे हैं, सब इकट्ठे होते हैं और चांद पे चलेंगे। ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं था कि यार लेट्स डू समथिंग ऑसम टुगेदर, सो लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स फॉर्म दिस स्टेट। एरिस्टोटल का ऐसा मानना था, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल के हिसाब से वो ऑर्गेनिकली भी था, बट कि यार कुछ बहुत अमेजिंग लाइफ क्रिएट करने के लिए आपको स्टेट चाहिए। हॉब्स बोल रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है। लोग हैं सेल्फ सेंटर्ड, लोग जो हैं, लोगों को अपनी सेफ्टी चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए उनको चाहिए कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक सरकार बनाते हैं, क्योंकि अभी तो जिसके पास ज़्यादा पावर है उसी की चल रही है। तो उसमें ये बोलते हैं कि यार सुनो,
कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ज़बरदस्त सा। इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, भी बहुत ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ें समझना, ऑल विथ ऑल। अब इंडिया की बात करो, मान लो ये इंडिया की बात हो रही थी कि पहले बिल्कुल ऐसे सिस्टम चल रहा था, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या कि यार ये लो, ये मेरी तलवार मैंने सरेंडर कर दी, ये मेरी तलवार मैंने भी सरेंडर कर दी। सब लोगों ने एक पेपर साइन कर दिया जिसके अंदर उन सब ने एक दूसरे की लाइफ लेने का या एक दूसरे की लाइफ सिक्योर रहे इस चीज़ की गारंटी दी गई। क्या चलो ये मेरे से वीक है, मैं गारंटी देता हूं कि यार मैं इसकी लाइफ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रोवाइडेड जो मुझसे स्ट्रांग है वो मेरी लाइफ को कुछ वो नहीं मेरी लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रोवाइडेड सो ऑन। सो all the everyone in the system, they agree that they will transfer all their natural rights। जो भी हमारे पास राइट्स थे, अभी तक तो मेरे पास कोई नियम कानून नहीं था, मेरे पास राइट था, मैं चाहे तलवार लेके घूमूं, चाहे मैं ऐसे रहूं, चाहे मैं वैसे रहूं, मैं जो मर्जी करूं, मेरे पास राइट्स थे। ये सारे के सारे राइट्स मैंने आज सरेंडर कर दिए ऑन दी कंडीशन दैट एवरीवन एल्स ऑल्सो डज द सेम। इस कॉन्ट्रैक्ट से हुआ क्या? अब आप जैसे आप खुद सोचो कि ये पर्सन है, इसने भी अपनी कोई पावर सरेंडर कर दी, इसने भी अपनी पावर सरेंडर कर दी, इसने भी कर दी, इसने भी कर दी, इसने भी कर दी। इस तरह से सब लोगों ने एक पावर सरेंडर कर दी एक बॉडी में, प्रोवाइडेड कि अब इन सबको क्या मिल रही है? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। लेकिन इस जगह को देखो आप, जहाँ पे सारी पावर सरेंडर हुई है, इससे क्या बना? स्टेट, सरकार। आज चेतन, भरत, राघव, ये वो जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो क्या करते हैं? वो इस बात को लेकर इस होप में कि यार मेरी लाइफ की सिक्योरिटी जो है वो इंडिया करेगा। अपने हम रिवॉल्वर लेके नहीं घूमते, हम हथियार लेके नहीं घूमते, लेकिन हम इस चीज़ को लेके सहमत है कि हाँ पुलिस हथियार लेके घूमेगी। क्यों? ये पुलिस है। हमने अपनी सबने, पूरे इंडिया ने अपने रिवॉल्वर सरेंडर करके एक इंडिया नाम की एक स्टेट बना दी, जिसको हमने बोला कि तुम रखो, बिल्कुल वो तलवार भी रखो और रिवॉल्वर भी रखो, सब कुछ रखो, ताकि किसी की भी अगर लाइफ को खतरा होगा तो ये स्टेट बचाएगी, किसी की भी लाइफ को खतरा होगा तो ये स्टेट बचाएगी। तो अगर देखो ये पर्सन 1, पर्सन 2 इस तरह से, तो ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर्सन 1 ये 2 ये हो गए 2 लोग, और थर्ड पार्टी हो गई ये स्टेट। इस तरह से तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स स्टेट कैसे आई? बोलते डर से आई है। तुम लोग डरते थे कि यार सामने वाले के दिमाग में वही बात तो नहीं चल रही जो मेरे दिमाग में चल रही है, बिकॉज तुम्हारी नेचर ऐसी है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है तुम्हें, बिकॉज तुम डरते थे, और बिकॉज जब कोई कायदा कानून नहीं था, योर लाइफ वॉज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, और तुम्हें लगा कि यार ये तो फिर जब हम मर ही जाते हैं तो प्लेजर ही खत्म हो जाता है सारा, और प्लेजर ही तो मैक्सिमाइज करना था। तो पावर के स्ट्रगल ने तुम्हें समझाया कि यार देखो यूटिलिटी, बेनिफिट, ये तो इसी चीज़ में है कि यार हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले तो लाइफ सिक्योर करते हैं। लाइफ सिक्योर हो जाएगी तो फिर सब बढ़िया है। लाइफ सिक्योर करने के लिए आपने स्टेट बनाई है, तो स्टेट का एक ही काम है और आपके पास एक ही राइट है, राइट टू लाइफ। नाउ दिस स्टेट विल इंश्योर कि यार ये पर्सन दूसरे पर्सन की लाइफ ना ले, अगर लेगा तो फिर कायदा कानून बना हुआ है। ये जो स्टेट है, क्या इस स्टेट को भी अपनी कोई पावर सरेंडर करनी है? कोई पावर नहीं। स्टेट इज द गारंटर ऑफ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। स्टेट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट फॉर वन, कि स्टेट विदाउट द प्रोसीजर तुम्हारी लाइफ नहीं लेगी, स्टेट तुम्हारी लाइफ नहीं लेगी। अदरवाइज ये जो सरकार बनाई गई है ये तुम ही लोगों ने बनाई है। इस सरकार की इज्जत किया करो, ये राजा वाजा के गले मत काटा करो। ये सरकार क्यों बनाई थी? तुम लोगों ने बनाई थी। यही नहीं होएगी, अगर यही सब नहीं होगा तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि कितनी एनार्की हो जाएगी। इन दिस स्टेट ऑफ नेचर हर बंदा ही सरकार था कि यहाँ के सरकार हम ही हैं, तो बिल्कुल सही है। हर पर्सन को लगता था कि यार मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, और सब लड़ते रहते थे। कोई अथॉरिटी नहीं थी किसी के ऊपर, कोई भी सॉवरेन नहीं था, जिसको हम बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर हम संपूर्ण, जिसका कंट्रोल हो, जिसको हम बोलें कि somebody who's got like you know who's omnipotent, omniscient, omnipresent, जिसको हम बोलें कि यार ये है जो above all है। इस वजह से सब लोग लड़ रहे थे।
आपके पास में दो ही ऑप्शंस थी, या तो मरो कटो, या तो रहो अनार्की में, या फिर इस स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंदर रहो। और आप लोगों ने ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्यों चूज की? ताकि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी बनी रहे। जब स्टेट आई एग्जिस्टेंस में तो आपको क्या लगा कि हाँ, आज मेरी लिबर्टीज तो चलेगी बहुत सारी, ये हमने एक सरकार बना दी है, ये मुझे बताती है रोड पे कैसे चलना है। लेकिन ऐसा करते हुए क्यों बता रही है सरकार? ताकि कोई और मेरे ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। ये सरकार चालान करती है रॉन्ग ड्राइविंग का, क्यों? ताकि कोई मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। ये सरकार दुनिया भर के नियम कानून बनाती है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, आज के डेट में तो हम बहुत वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये सरकार आपको इंश्योर करने के लिए कि आपकी सिक्योरिटी रहे, आपकी सेफ्टी रहे, किसी एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे के ऊपर पूरा कंट्रोल ना बन जाए, तो स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट पावर ओवर मैन। आपको इसके पूरी एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण, कंप्लीट इसके ऊपर इसके पास पावर है। नाउ ये बोलता है कि इंसान बहुत रैशनल है, इंसान में बहुत दिमाग है। जब भी उसको कॉल लेनी होगी ना कि यार मैं ये पूरी फ्रीडम रखूँ अपने पास में, एब्सोल्यूट, जो कि मेरे पास पहले थी जब सरकार नहीं थी, मेरा जहाँ मन करता था मैं सो जाता था, जो मेरा मन करता था मैं खाता था, जिस पे जोर चलता था उसको मार देता था, इतनी ज़्यादा फ्रीडम, मैं वो सरेंडर कर दूं? या मैं खुद उसी सिस्टम का पार्ट हूं और फिर कब कोई आएगा और मुझे भी मार देगा और मेरी लाइफ बहुत शॉर्ट रहेगी, तो मैं सिक्योरिटी लूं कि मैं लिबर्टी लूं? सिक्योरिटी, लिबर्टी। तो बोलते हैं कि इंसान जो है, मैन गोज फॉर सिक्योरिटी। उसको लगता है कि यार थोड़े अगर मेरी लाइफस्टाइल क्लिप होती है, लेकिन मेरे को ये पता है कि नाउ आई विल लिव अ हेल्दी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लाइफ, तो बहुत ज़िंदगी है बहुत कुछ करने के लिए। तो अब देखो आप थॉमस हॉब्स क्या कर रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखो तो कहाँ से शुरू हुए थे? इंडिविजुअल से। कि सरकार जो है कैसे आई है? बोला इंडिविजुअल जो थे, इंडिविजुअल सब ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, सब इंडिविजुअल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट से आई है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडर्न डे में हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्या बोल दिया भाई इन्होंने कि हम लोगों ने इन सरकार बनाई है। ये आपको आज बहुत नॉर्मल बात लग रही है, ये किस समय ये बात बोल रहे हैं? जिस समय फिल्मर जैसे लोग क्या बोल रहे हैं, और मानना जा रहा है पिछले सैकड़ों सेंचुरी से एक आइडिया माना जा रहा है कि सरकार कहाँ से आई? भगवान ने बनाई है। चर्च ये बोलता है कि यार गॉड ने बनाया है, और जो ये मोनार्क्स हैं, जो ये राजा हैं, ये कौन है? हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसी ऐसी बुक्स लिखी गई हैं जिसको लोगों ने माना है कि यार लिसन, भगवान थे, उनके सब वो एडम और ईव थे, उनको धरती पे भेज दिया, फिर जो उनके बड़े बेटे हुए वो राजा बन गए, और फिर आगे राजा के बड़े बेटे वो राजा बन गए, और जितने भी आपको ये दिख रहे हैं राजा लोग, ये उसी भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसलिए अगर उन्होंने बोल दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, आप तो सब्जेक्ट्स हो, आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। ये जो है, ये जो एक चेयर पड़ी हुई है, ये चेयर जो राजा की है, इस पर कौन बैठा है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, साक्षात भगवान। ऑन द अदर हैंड नाउ कम्स दिस पर्सन जो बोलता है कि अब मैं बोल नहीं सकता, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यही इंडिविजुअल्स इन्होंने बनाई है सरकार। तो इन्होंने तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया, इंसान को बिल्कुल टॉप पे ले गए। इसी वजह से तो आज 200-300 साल बाद आप लोगों का इतना जिगरा खुल गया कि आप बोलते हो यार सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही। आज से 400 साल पहले कोई राजा को बोलता, राजा बोलता मैं करता हूँ बेटा तेरे लिए काम, आजा शाबाश। आज आप इतना आंसरेबल ठहरा पाते हो क्योंकि किसी ने पहले ये आइडिया दिया कि यार दिस स्टेट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज लाइक हमने बनाई थी, अपने यूज़ के लिए बनाई थी, अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी। वहाँ से आइडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस किया है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ है जो ऊपर से आ रही है, उससे आप क्या कंप्लेंट्स करोगे? उसके लिए तो बस आपके अंदर लाइक यू शुड जस्ट हैव, यू आर जस्ट सपोज टू सबमिट टू दैट पावर, ठीक। तो इस तरह से थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि ये जो एक बॉडी बनी स्टेट, ये कैसे बनी? सब इंडिविजुअल्स ने अपनी पावर सरेंडर कर दी। मैन हैज ट्रांसफर्ड ऑल हिज नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स कौन से हैं? जो उसके पास तब भी थे जब वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेचुरल राइट था, जैसे मैंने पहले बताया, कोई पर्सन लेटा हुआ, मैं उसके ऊपर चल लूँ, किसी को मार दूँ, ये मेरे पास नेचुरल राइट था इन अ वे, ठीक है। अब अगेन लाइक यू नीड टू टेक इट इन कॉन्टेक्स्ट, राइट कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने अपने सारे राइट सरेंडर कर दिए सिवाय एक के। कौन सा? राइट टू लाइफ।
ये राइट मुझे इतना प्यारा था कि इसके लिए मैंने सारे के सारे राइट्स जो है अपने सरेंडर कर दिए और एक एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दी। इस स्ट्रॉन्ग स्टेट से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, इस स्ट्रॉन्ग स्टेट की सिर्फ एक ही ऑब्लिगेशन है। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ दिस स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अ मैन। एंड इफ दिस स्टेट इट फेल्स, अगर ये स्टेट ही लोगों की लाइफ ले रही है, सिर्फ तभी थोड़ा बहुत सा छोटा सा स्कोप बचता है स्टेट को रेजिस्ट करने का। अदरवाइज आपकी भी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आप ही लोगों ने बनाई थी, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने क्यों आए थे फिर? ठीक, तो अब बाकी सबने किया, आपने भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल है, तो क्योंकि ये स्टेट बनी हुई है तो आपकी भी एक ऑब्लिगेशन है कि आपको इस स्टेट को मानना है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द सुप्रीम राइट, मैन हैज़ राइट, ठीक, मैन हैज़ राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, और उसके लिए उसने ये स्टेट बना दी। क्लियर? अब आप देखो, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है स्टेट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये जो मैंने आपको अभी बताई। मतलब बहुत सारे थिंकर्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, हम आगे करेंगे। उसमें से एक है थॉमस हॉब्स, जो बोलते हैं कि सब लोगों ने मिलकर स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे, बहुत परेशान थे, वहाँ से इकट्ठे हुए, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉवेनेंट किया, लॉज बनाए, और इस तरह से उन्होंने एक स्टेट बना दी। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? वो एक सिचुएशन जब कोई अथॉरिटी नहीं है, पावरफुल या वीक की तो बात ही नहीं हो रही कि कोई वीक अथॉरिटी है या कोई अच्छी सरकार है बुरी, नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एसोसिएशन ही नहीं है, और जैसे वाइल्ड में जानवर रह रहे हैं वैसे इंसान रह रहा था। उस समय क्या था? कुछ हालत नहीं थे। तो बेसिक्स आपको आइडिया समझ आया? ये जो सुप्रीम बॉडी बनाई गई, ये जो एब्सोल्यूट स्टेट बनाई गई, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? लेवाइथन। ये आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया गया है, इस मॉन्स्टर ने ही आपको बचाना है। नाउ सेकंड आती है इनकी, तो आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर भी आपको क्लियर हो गया है, हिज आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर हो गया है, या फिर हिज आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर भी क्लियर हो गया है, स्टेट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इनका आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी। इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। में आपने सॉवरेनिटी वर्ड सुना होगा। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सुप्रीम पावर। 1947 से पहले भी इंडिया में कोई सरकार काम करती थी जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। अगर उस ब्रिटिश इंडिया को कुछ बहुत फंडामेंटल कुछ डिसीजन लेना है तो क्या करना पड़ता था? इंग्लैंड से परमिशन लेनी है। लेकिन आज अगर इंडिया को कुछ करना है तो किसी से परमिशन नहीं लेनी, अपनी खुद के पास में एक फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है। तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कुछ पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं, उन पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, उनकी जो पर्टिकुलर टेरिटरी है, वहाँ पर सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर हो सकती है फाइनल, जिसको हम बोलते हैं स्टेट। ये क्या बोल रहे हैं थॉमस हॉब्स? थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि यार देखो भाई, सब लोगों ने, सब एसोसिएशन ने सारे अपने राइट सरेंडर कर दिए हैं, आपके पास सिर्फ एक ही राइट है, वो है राइट टू लाइफ। उसके बाद में अब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, सुप्रीम जो बॉडी आपने बनाई है वो है लेवाइथन, वो है स्टेट। और ये इतनी महान क्यों है? क्योंकि ये सॉवरेन है, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है। तो सॉवरेनिटी के कुछ खासियत भी है क्या? बिल्कुल है। बोलते हैं सॉवरेनिटी परमानेंट होती है। ये नहीं है कि आज तो इंडिया में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया है, कल शाम को बोला गया कि नहीं यार अब ब्रिटिश है, परसों बोला गया नहीं यूएसए है। परमानेंट है, इट्स अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पावर। एक बार आपने बना दी स्टेट तो आपने बना दी स्टेट। या फिर आप भी एज एन इंडिविजुअल ये नहीं बोल सकते हो कि यार आज तो मैं इंडिया को मान रहा हूँ, लेकिन शाम को आपने बोला नहीं नहीं यार अब मैं आप नहीं मान रहा हूँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कैंसिल है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक बार हुआ था तो हुआ था। दूसरी चीज़, ये इनडिविजिबल है, सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि कुछ चीज़ों में तो यार इंडिया है या कुछ चीज़ों में तो स्टेट है, कुछ चीज़ों में ना ये 5-6 और एसोसिएशन बना रखी है, ये भी है। इसको ना अगेन आपको थोड़ा सा ना यूरोपियन ग्लासेस से देखना है। इंडिया में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। इंडिया में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, हमारे जो साधु संत हैं, बहुत बार वो इस तरह की पावर एक्सरसाइज कर देते हैं और सरकार उनसे कन्फ्रंट नहीं करती है। बहुत बार वो इस तरह की पावर एक्सरसाइज कर देते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि यार जो वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो कि एसोसिएशन है, वो पावर एक्सरसाइज कर रही है और सरकार के कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती है।
तो ऐसा लगता है कि यार ये पावर है ना जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये एसोसिएशन है, पर इन रियलिटी ऐसा है नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। फाइनल लॉ जो मेकिंग बॉडी है वो स्टेट ही है। मेडिवल टाइम्स में भी यही था। कंट्री में कोई कायदे कानून चल रहे हैं, यार वो कस्टम से आ रहे हैं, वो चर्च से आ रहे हैं, वो ट्रेडिशन है, वो सरकार ने लॉ बनाया है, किसने लॉ बनाया है क्लैरिटी नहीं हो रही। तो हॉब्स ने बोला कि यार देखो भाई सुनो बात, कभी भी ऐसा हो कि कोई तुम्हारा कस्टम से रिलेटेड कोई लॉ है, ट्रेडिशन से रिलेटेड लॉ है, चर्च से रिलेटेड लॉ है और स्टेट से रिलेटेड लॉ है, तो सुप्रीम कौन सा होगा? स्टेट से रिलेटेड लॉ। स्टेट से रिलेटेड लॉ की कुछ खासियत है। थॉमस हॉब्स की इतनी खासियत, इतना बड़ा हम व्यक्ति इनको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये ऐसे हैं जिन्होंने, देखो ध्यान से देखो, मैंने इसको भी इंक्लूड किया, चर्च। ये बोलते हैं कि इवन रिलीजियस लॉज जो हैं और जो चर्च है वो भी सरकार के अंडर है। सरकार को इन्होंने सबसे ऊपर बनाया कि nobody is allowed to disobey the state, nobody is allowed to disobey the laws made by the state। स्टेट के लॉ में कुछ खासियत है जो बाकियों में नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी एक चीज़ मानी जाती है कि यार ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन अगर मैं ट्यूसडे को नॉनवेज खा लूँ तो क्या होगा? मैक्सिमम कुछ लोग ऐसा बोल देंगे कि बेटा तू देखो तेरे को पता लगेगा, सम अदर वर्ल्डली पनिशमेंट या दिस वर्ल्ड में भी हो सकती है। या फिर हमारा एक ट्रेडिशन होता है कि बड़े लोगों के पाँव को हाथ लगाना होता है, एक इंडिया में कल्चर है। लेकिन अगर मैंने किसी बड़े लोगों के पाँव को हाथ नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बोल देंगे कि यार ये लड़का बदतमीज़ है। शायद ना भी बोलें अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं कि यार बड़ा आदमी है, थक गया होगा। पॉइंट ये है कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो कुछ चीज़ें लैक करते हैं। जो हमारे रिलीजियस लॉज हैं वो भी कुछ चीज़ें लैक करते हैं। वो क्या है? एक तो ना वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है। जो सरकार लॉ बनाती है वो बहुत स्पेसिफिक लॉ बनाती है। जो स्टेट लॉ बनाती है उसके अंदर क्या है? एक सेंस ऑफ वो डेफिनेट इन नेचर है। मतलब कि ये किया, ये वाला काम इतने बजे इस मोटिव से किया गया तो वो इल्लीगल है, ये वाला काम इतने बजे इस मोटिव से नहीं किया गया तो वो लीगल है। एक तो डेफिनेट है, और दूसरा जैसे मैं आपको ही बोल रहा था कि जो पनिशमेंट है स्टेट के लॉ की वो ऐसी नहीं है कि यार पाप चढ़ेगा। और पनिशमेंट कैसी है? बिल्कुल क्लियर, क्लियर क्रिस्प रिवॉर्ड, क्लियर क्रिस्प पनिशमेंट। तो जो स्टेट लॉ बनाती है, स्टेट विल हैव दिस पावर, क्योंकि उनके लॉज भी बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी बिल्कुल क्लियर हैं। एंड जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग होती हैं। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उनके एग्जाम्पल नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं कि यार देखो भाई, कोई भी पर्सन जो है अब वो सॉवरेनिटी वापस क्लेम नहीं कर सकता। सॉवरेन हमने बना दी है स्टेट। अब इसके अगर कोई लॉ नहीं मानेगा, इसका मतलब ये है कि वो अपने लॉ चला रहे हैं, ये परमिसिबल नहीं है। सॉवरेन तो एक ही होता है। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कोई पर्सन ऐसे ना खड़ा हो जाए कि यार मैं बताता हूँ मेरा कायदा कानून चलेगा इस एरिया में, स्टेट विल हैव पुलिस पावर्स। उस पर्सन को अगर पनिश करना है और इवन फांसी तक देनी है विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो वो दी जाती है। अगर कोई पर्सन सरकार के कायदे कानून ना माने, चाहे सरकार का कायदा कानून इतना मीनिंगफुल हो भी नहीं, पर स्टेट ने बनाया है तो आपको फॉलो करना है। इफ़ वन पर्सन डज नॉट फॉलो द लॉ, तो क्या होगा कि मान लो अगर उसको अनपनिश छोड़ दिया तो क्या होगा? बाकी भी फिर उसी को फॉलो करेंगे कि चल यार ऐसा ही होता होगा। तो ओवरऑल सिस्टम के इंटरेस्ट के लिए क्या ट्रू है ये कि मैन जो है उसको इसके जो लॉज बनाए गए हैं, सॉवरेन ने बनाए हैं, उसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन है, वो सुप्रीम पावर है। क्यों है? क्योंकि सबने अपनी पावर, सबने अपनी जो पावर्स हैं, अपनी जो एब्सोल्यूट लिबर्टी थी वो उसमें सरेंडर की। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। नाउ इसी में एक चीज़ जो आपको और समझनी है वो है हॉब्स थ्योरी ऑफ लॉ। ये बोलते हैं कि अगेन मैंने थोड़ा सा उसको ब्रीफली आपको बताया था। ये बोलते हैं कि लॉज जो हैं वो आपको अलग अलग जगह से आते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। एक को हम बोल देते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। ये आपको याद रखना है कि ही कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ पॉजिटिव लॉ। क्या मतलब है इस बात का? नेचुरल जो लॉ है वो कहाँ से आ रहे हैं? रीज़न से, लॉजिक से, है ना। अगर हमें देखना है कि यार
राइट टू लाइफ नेचुरल लॉ है, तो कहीं पे आप देखोगे थोड़ी कि यार नेचर ने कोई पेज पे लिखा हुआ था कौन कौन से लॉज जो हैं वो नेचुरल है कि नहीं है। तो हम अगर लॉज को देखें तो हम बोल सकते हैं कि कुछ नेचुरल लॉज हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। भाई नींद आती है तो आती है, नेचर ने एक लॉ लगाया हुआ है हमारे ऊपर, और इस तरह के आप सैकड़ों लॉज सोच सकते हो। सिमिलरली हमारे ऊपर होते हैं एक कस्टमरी लॉज, ट्रेडिशनल लॉज, इस तरह से भी हमारे ऊपर लॉज एक कुछ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया कि कुछ रीति रिवाज हैं जो आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो उसको फॉलो करना होता है, ये वाले लॉज। सिमिलरली एक और लॉज होते हैं जिनको हम बोलते हैं, से मान लो रिलीजियस लॉज। धर्म के अंडर भी हमारे पास कुछ रिलीजियस लॉज हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल इस्लाम में शराब पीना हराम है। फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में ऐसा बोलते हैं कि गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए। सिमिलरली सिखिज़म में स्मोक नहीं करते हैं, एंड सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में, एंड देन सो ऑन। रिलीजियस लॉज है हमारे पास। एंड देन वी हैव एक वो लॉ जो पॉजिटिव लॉ है, जो सरकार से आ रहा है। तो लॉ देखो कितने तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स तक में काम आएंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखें, पिछले 4 साल के पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल इस तरह के आ रहे हैं, ना कि नॉर्मल की राइट टू लाइफ क्या है या फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। सो नाउ यू सी नेचुरल लॉ, ये कहाँ से आ रहे हैं, हम लॉजिक देखते हैं, लाइफ में देखते हैं, हमारे ऊपर उधर से लॉज आ रहे हैं। कस्टम ट्रेडिशंस कहाँ से आ रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री से जो हमारा कस्टम चला रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है। जो ये रिलीजियस लॉज हैं, ये रिलीजन के थ्रू हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। और पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ हम उस लॉ को बोल रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई पर्सन बैठा, उसने एक लॉ लिखा, बनाया प्रॉपर। तो हॉब्स बोलते हैं कि इस तरह से बहुत सारे तरीके के लॉज होते हैं। हॉब्स इस लॉ को सबसे ऊपर रखते हैं। हॉब्स बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कमांड ऑफ द सॉवरेन, जो सॉवरेन ने, जो सरकार है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, जो उसने बोल दिया, उसकी जो कमांड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टेट के पास में पावर है इन्फोर्स करने की, स्टेट के पास में पावर है इन्फोर्स करने की। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि रिलीजन ने कोई लॉ बना दिया, लेट्स से मेरे को शराब नहीं पीनी, लेकिन अगर मैंने पी ली तो मेरी पनिशमेंट क्या है, बोल रहे हैं कि अदर वर्ल्डली पनिशमेंट है, कि तुम्हें अब शायद कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मिलनी थी, डेथ के बाद वो नहीं मिलेगी। अब अगर मेरी उस रिलीजन में फेथ नहीं है तो हु इवन नोज कि होगा ऐसा कि कुछ नहीं होगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर सीट बेल्ट लगानी है मुझे, ये सरकार का लॉ है, और मैं अगर नहीं लगा रहा हूँ, तो वहीं पर एक डेफिनेट सा उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ कि यहाँ से ऐसे बक्कल पकड़ के ऐसे लगाना है बेटा गाड़ी चलाते हुए, और अगर नहीं लगाओगे तो इतनी पनिशमेंट है, 700 रुपीज़, 1500 रुपीज़। सो इफ़ यू लुक एट स्टेट अपने लॉज इन्फोर्स करवाती है। ऐसा ये बोलते हैं, हॉब्स बोलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, पॉजिटिव लॉज होने चाहिए, सरकार के पास पूरी पावर होनी चाहिए अपने लॉज वो करवाने की, इन्फोर्स करवाने की। क्यों? अगर सरकार बहुत लॉफ्टी चीज़ें लिख दे कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन सरकार उसको इन्फोर्स ना करवा सके, तो उसके बारे में थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कॉवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। अगर मैंने बहुत बड़ी बड़ी लॉफ्टी चीज़ें लिख दी लेकिन साथ में एक तलवार नहीं दी ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बस फिर वो अब शब्द हैं। सरकार अगर आज बोल दे कि यार देखो हमारे हिसाब से सबको सीट बेल्ट लगानी चाहिए ड्राइव करते हुए, नहीं लगाओगे तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट होगा तो फेटल हो सकता है, तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है भाई, थैंक यू फॉर दी सजेशन, ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। बट जब सरकार में एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है कि लगाओ सीट बेल्ट, सिमिलरली ट्रैफिक लाइट्स पे अगर सरकार बोल दे कि यार अगर आप सब रुकोगे, रेड लाइट पे रुकोगे और ग्रीन पे आप जाओगे तो एक स्मूथ सिस्टम बना रहेगा, लोग बोलेंगे ठीक है, थैंक यू फॉर द इंस्ट्रक्शन। लेकिन कौन ही फॉलो करेगा? मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई थी कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली इस एरिया को देखो तो बिकॉज चंडीगढ़ में बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है तो फॉलो होते हैं रूल्स। सिमिलर पंजाब, हरियाणा, आप 2-2 किलोमीटर बाहर जाओ चंडीगढ़ से, ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू हैव कॉवेनेंट्स बट नो स्वॉर्ड्स, सो कोई फॉलो नहीं हो रहा। सो यू सी कि हॉब्स क्या बोलना चाह रहे हैं। हॉब्स बोलते हैं कि यार ये जो ट्रेडिशनल लॉ चले आ रहे हैं, ये जो नेचुरल लॉ चले आ रहे हैं, इनमें दम नहीं है। क्यों? राइट देयर राइट देन इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते। लेकिन जो पॉजिटिव लॉ है, सरकार का लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। भाई ये उसने बोला है जिसके पास आपने सारी पावर सरेंडर कर दी थी सब लोगों ने, और उसके पास में पुलिस भी आप ही ने दी है।
आप ही ने उसके पास सारी पावर दी थी और उसके पास में पुलिस भी है, और उसने इसलिए आपने इस बॉडी को बनाया था ताकि पीस बना रहे, ऑर्डर बना रहे। अब अगर आप इसकी बात नहीं मानोगे, जो कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है इसकी बात मानना, अगर आप इसकी बात नहीं मानोगे तो आप स्टेट ऑफ नेचर में वापस जाओगे। डू यू वांट टू गो बैक देयर? इज दैट व्हाट यू वांट? यू वांट योर लाइफ टू बी ब्रूटिश? यू वांट योर लाइफ टू बी नास्टी, पुअर एंड शॉर्ट? Do you want that? You don't want that. So it's obligatory on you to follow this. And if you don't follow this thing, then punishment is there for you. नेचुरल लॉ जो है वो रीज़न पे डिपेंड करते हैं कि यार नींद आ रही है, सोऊं ना सोऊं, भूख लग रही है, खाऊं ना खाऊं। ठीक, अगर आप रीज़न के हिसाब से चलते हो तो ऑफ कोर्स देयर विल बी पीस। पर अगर रीज़न के हिसाब से नहीं चलते, इंसान के पास उतना दिमाग ही नहीं है नेचुरली, तो इसलिए नेचुरल लॉ भी इन्फोर्स नहीं हो पा रहे थे। रिलीजियस लॉज की मैंने आपको वैसी बात बताई है कि यार जिसने नहीं मान रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदर वर्ल्डली पनिशमेंट्स हैं। इट इज़ दिस लॉ, पॉजिटिव लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो कि हॉब्स ने किया क्या है। यहाँ से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था कि यार ट्रिपल तलाक जो है, साबरीमाला की एंट्री जो है, ये हाजी अली दरगाह की एंट्री जो है, कोई भी चीज़ है किसके हिसाब से चलेगी? वो बोलते हैं स्टेट जो लॉ बनाएगी उसके हिसाब से चलाएंगे। नॉर्मल सेकुलर चीज़ों पे तो स्टेट के हिसाब से चलना ही चलना है। फॉर एग्जांपल, दो लोगों ने शादी करनी है, कितनी एज में करें, कोई चर्च नहीं बता रहा है, कोई गुरुद्वारा नहीं बता रहा है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं बताएगा, स्टेट बताएगी। माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेडिशन नहीं बताएगा, कोई कल्चर नहीं बताएगा, चाहे आपका ट्रेडिशन कुछ भी कहता रहा हो पास्ट में, स्टेट बताएगी। सेकुलर चीज़ों में तो स्टेट बताएगी बताएगी। इवन रिलीजियस मैटर्स में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टेट को थॉमस हॉब्स ने ऊपर रखा है, इवन कंपेयर टू द रिलीजियस अथॉरिटी। हाँ, उतनी सी आपके पास में फ्रीडम है, जैसे कि लेट्स टेक, मुझे 5 वक्त की नमाज अदा करनी है कि मेरे को नहीं करनी, मेरे क्या पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं वो मैं डिसाइड कर लूँ। ठीक, सिमिलरली सभी धर्मों में कि मतलब अगर मेरे को ट्यूसडे को फास्टिंग करनी है नहीं करनी है वो मेरी अपनी मर्ज़ी है, मुझे रोज़े रखने हैं नहीं रखने वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो कि कायदे कानून कौन बना रहा है, नियम कौन बना रहा है, पावर में तो फाइनल अथॉरिटी तो एक ही है। ना कोई प्रेशर ग्रुप है, ना कोई संस्था है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई और बॉडी एग्जिस्ट करती जो आपकी कंट्री में लॉज बनाएगी। दिस इज द सुप्रीम सॉवरेन पावर। नाउ यू सी, जब हम जैसे जैसे इस पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे तो एक पार्ट आता है आपके पास इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो अगर आप मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपका GS2 90% पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, तो उसमें हम करेंगे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है? शादियां कैसे होंगी स्टेट बताएगी यार, रजिस्टर कहाँ होंगी स्टेट के पास होंगी। अभी क्या है कि मान लो ऑल इंडिया से पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, या फिर से मान लो कुछ ट्राइब्स हैं उनकी शादियां कौन सी हो रही हैं, उनकी अपनी कुछ पंचायतें वहाँ पे उनके हिसाब से हो रही हैं, तो बोलेंगे कि नहीं हिंदू की शादी कैसे होगी, जैसे स्टेट बताती है, क्योंकि स्टेट सॉवरेन है, इसलिए नहीं कि स्टेट हिंदू है। सिख की शादी कैसे होगी, जैसे स्टेट बताती है, इसलिए नहीं कि स्टेट सिख है, बिकॉज सॉवरेन है फाइनल। तो बोलते हैं कि कोई और लॉ मेकिंग बॉडी नहीं हो सकती, लॉ मेकिंग बॉडी कंट्री में एक ही हो। हाँ, वो लॉ मेकिंग बॉडी ही लॉ ऐसा बना दे जिससे किसी भी पर्सन लॉ बोर्ड वाले, लेट्स से मेरा पूरा फेथ है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में, तो सरकार ही ऐसा लॉ बना दे कि मैं शिया होने के नाते उस लॉ को बहुत रिस्पेक्ट करूँ कि हाँ रे बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसा ही लॉ है, पर लॉ सरकार बनाएगी। अकॉर्डिंग टू हॉब्स फाइनल बॉडी जो है वो ये है स्टेट, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अभी देख के हटे कि यार इस तरह से बहुत सारी बॉडीज़ बना दी और फिर उसके बाद में आपस में सब लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते फिर पता लगता है कि पूरी एनार्की हो गई है और आप स्टेट ऑफ नेचर में हो, ऊपर कोई ऑर्डर बनाने वाला है नहीं, तो क्या होता है कि बस एक अनार्की डेवलप हो जाती है। इसको आप ऐसे देखें, छोटे बच्चों की जो क्लासरूम होता है, जब तक कोई मॉनिटर खड़ा ना हो, जब तक कोई टीचर खड़ा ना हो, तो क्या होता है कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के ऊपर कुछ गिरा रहा है, दिस एंड दैट एंड सो ऑन। दिस इज हाउ द होल सिस्टम इज वर्किंग। द सेकेंड वन पर्सन कम्स इन एंड सेज कि यार लाइक ऑर्डर, ये ले भाई, बस अब आपकी उसमें एक एनफोर्समेंट एजेंसी आती है। तो स्टेट को वो एक ऑल एब्सोल्यूट बॉडी इसलिए बना रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसा होने से सिक्योरिटी आएगी, पीस आएगा, ऑर्डर आएगा। इसका एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, इंडिया में
अगर आप देखो तो एक स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल रहे हैं अब। एक इन्फोर्समेंट बॉडी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर सारी पुलिस आती है, सारी आर्मी आती है, सारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब आ रही है स्टेट की डेफिनेशन में, इंडियन स्टेट जिसको हम बोलते हैं। एंड सेम कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल दी अदर 208 और टू ऑलमोस्ट 200 प्लस कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड सो ऑन। इफ़ यू लुक केयरफुली, हर एक कंट्री के अंदर एक सॉवरेन बॉडी बनी हुई है। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा था तो ये स्टेट कॉल्ड इंडिया है, लोगों को इसके हिसाब से चलना है, ये सॉवरेन बॉडी है। अगर ना चले तो क्या होता है, ये इन्फोर्स करती है, ऑब्लिगेशन इन्फोर्स करती है आपके ऊपर। आपकी कंट्री में हो सकता है, इंडिया में जब आप इफ़ यू लुक अराउंड आपको लगे कि यार ऐसा होता तो है नहीं, अमीर को तो कोई सज़ा नहीं होती, गरीब को सज़ा होती है एंड सो ऑन। मैं इम्प्लीमेंटेशन की ऑनेस्टी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैं आपको कोई बेटर एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से नीदरलैंड्स में दो लोगों ने कैसे इंटरेक्ट करना है, कौन से लॉ फॉलो करने हैं, कैसे नहीं, ये करने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक नीदरलैंड की स्टेट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे तो बेटर इंप्लीमेंटेशन होगी एग्जांपल समझने के लिए। बट इसलिए नीदरलैंड्स में एज अ नेशन अनार्की नहीं है, नीदरलैंड्स में एज अ नेशन पीस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करूं, ठीक, नीदरलैंड्स, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जिबौती, लाओस, कंबोडिया, दिस एंड दैट, ये है हमारी पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज़। पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज़ में एक ऐसी सॉवरेन बॉडी नहीं बनी हुई। ऐसा नहीं है कि यूएसए, यूके, फ्रांस सब कंट्रीज़ ने A to Z अपनी पावर सरेंडर कर दी और बोला कि यार ये हमने एक सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल बॉडी बना दी, इस बॉडी के पास सारी पावर है और जैसा ये बोलेंगे वैसा हम करेंगे। इन रिस्पॉन्स, इन रिटर्न ऑल वी डिमांड इज इंटरनेशनल पीस। ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे पास। यूएन को भी सीरियसली मत लेना, वो सब करवाऊंगा मैं आपको, ठीक। तो बिकॉज ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास में इन्फोर्समेंट वाली पावर भी हो। अदरवाइज अब शायद आप इससे ये भी समझ पाएंगे कि यार थॉमस हॉब्स इतने वो क्यों है, ऑब्सेस क्यों है इस बात से कि यार इस बॉडी के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। इंटरनेशनल एग्जांपल से आप समझे। अब ऐसे तो इन थ्योरी बॉडी यूनाइटेड नेशन भी बना रखी है सब कंट्रीज ने मिलके, क्या यूनाइटेड नेशन पीस इंश्योर करवा पाता है? कब यूएसए में तालिबान में आ जाता है, उधर अफगानिस्तान में आ जाता है, कब तालिबान आ जाता है, कब चाइना लड़ पड़ता है। राइट नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग देयर फुट ऑन ग्राउंड इन लाओस, कंबोडिया, यूएसए के दुनिया भर में यूएसए के सोल्जर्स दुनिया भर में बैठे हैं। कब यमन पे अटैक हो जाता है और आधा यमन खाली हो जाता है, सीरिया पे इतने अटैक हो गए। पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो इंटरनेशनल पीस मिसिंग है। क्या कोई एक बॉडी एग्जिस्ट करती है इनके ओवर एंड अब जो बोले कि यार हम एब्सोल्यूट सॉवरेन है इंटरनेशनल और तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आपके ऊपर ये पनिशमेंट है, आपकी ऑब्लिगेशन है हमारी बात मानना? नहीं एग्जिस्ट करती। तो यूएन को अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, यूएन को हम ले सकते हैं कॉवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड आर नथिंग बट वर्ड्स। यूएन एक अपना भाषण देते हैं, सब लोग सुनते हैं, यूएसए ने जो करना होता है वो फिर कर लेता है, रशिया ने जो करना होता है वो फिर कर लेता है, जिस भी के अंदर भी पावर है उसको जो करना है वो फिर कर लेता है। बट इमेजिन सब कंट्रीज ने अपनी पावर सरेंडर की होती और एक अलग सुप्रा नेशनल कोई बॉडी बनी होती जिसके पास किसी भी देश से ज़्यादा पावर होती, क्योंकि देशों ने ही सरेंडर की अपनी पावर। फिर कोई यूएस से किसी सीरिया पर अटैक करके दिखाए, फिर कोई सऊदी किसी यमन पर अटैक करके दिखाए। यू अंडरस्टैंड? तो ये वो चीज़ बोलना चाह रहे हैं। और इंटरनेशनल नेशंस को आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल जो राइट नाउ सिचुएशन है, इट इज़ in a state of nature because there exists no such international body. क्लियर? तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आया। तो हॉब्स की थ्योरी ऑफ राइट भी समझ आया कि अगर मैं बात करूं आपसे स्टेट ऑफ नेचर में तो क्या राइट्स थे एक इंडिविजुअल के पास? एब्सोल्यूट राइट, नेचर में हूं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी थी कि वो दूसरे के लिए भी ट्रू था, तीसरे के लिए भी ट्रू था। तो जितना मैं फ्री था उतना ही मैं इनसिक्योर था, जितना मैं फ्री था उतना ही मैं लाइक डेंजर में था। हाँ, लॉ कौन सा चल रहा था वहाँ पे? माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है उसी का सिस्टम चलेगा। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि मेरे को अगर अपने राइट एंजॉय करनी है तो कोई मेरे ऑपोजिशन में नहीं है, कोई लॉ नहीं है। बट द वेरी लाइफ इटसेल्फ वाज नॉट प्रॉमिस्ड, उसी की सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं कि यार इसी इनसिक्योरिटी से निकल के हम इधर आए, स्टेट बनाई, इसको ऑब्लिगेशन है, इसको फॉलो करना है। और ये आपको क्या देगी ये स्टेट? लीगल राइट्स। लीगल राइट्स आपको मिलेंगे,
जिसमें सबसे पहला और जो इकलौता मेन राइट जिसके लिए आपने इसको बनाया है वो कौन सी है? राइट टू लाइफ। बाकी के राइट्स तो आप इंजॉय कर ही लोगे क्योंकि ये सबसे सुप्रीम राइट है और यही नहीं था तुम्हारे पास। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लेक्चर फिर कंक्लूड करेंगे, हॉब्स व्यूज ऑन लिबर्टी। तो आपको हॉब्स व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर समझ आ गया कि ह्यूमन नेचर कैसी है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, उससे एक्शंस बनते हैं और इंसान जो है वो क्या है? फियरफुल है कि दूसरा वाला गेन ना कर ले पावर और फिर मेरे को भी गेन करनी पड़ेगी। दूसरा, ह्यूमन नेचर में क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमन भाई इंडिविजुअलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, यूटिलिटेरियन है, अपने आप को प्लेजर सीख करता है, प्लेजर सीख करने के लिए पावर चाहिए और इससे शुरू हो जाता है पावर स्ट्रगल। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड पावर डिज़ायर्स हैं एंड हेंस कॉन्फ्लिक्ट्स होने हैं। और इससे क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ नेचर में हम यही इस तरह का ह्यूमन बीइंग को अगर आप बिना किसी अथॉरिटी के अंदर रख दोगे तो वो क्या करेगा? आप समझ गए। फिर आपको लॉज भी समझ आ गए कि डिफरेंट टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से वो सबसे ऊपर रखते हैं पॉजिटिव लॉ को। पॉजिटिव लॉ मतलब कमांड ऑफ द सॉवरेन। जो ये मैंने स्टेट बनाई एब्सोल्यूट लेवाइथन, इसका जो लॉ है ये सबसे ऊपर है। क्लियर? फिर हमने सॉवरेनिटी की बात की कि यार ये जो एब्सोल्यूट स्टेट बनाई है ये सॉवरेन है। होंगी आपकी कंट्री में 100 और ऑर्गेनाइजेशंस, सब इसके नीचे नीचे, सबसे ऊपर यही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लिए हॉब्स व्यूज ऑन लिबर्टी। अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स में, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स आई थी 2-3 साल पहले, नो लॉ नो लिबर्टी, ऑल लॉ नो लिबर्टी, नो लॉ ऑल लिबर्टी एंड सो ऑन। वो जॉन लॉक की स्टेटमेंट थी, पर आप यहां से भी समझेंगे लिबर्टी के बारे में। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं लिबर्टी इज वेयर द लॉ इज साइलेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि आज मेरा मन कर रहा था कि मैं खोलूं इनकॉग्निटो मोड और मैं जाऊं www.dash.com। एक वेबसाइट है बहुत बढ़िया, नोबडी डज इट बेटर। ऐसी वेबसाइट पे मैंने जाना था, सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया था, मैंने एक्सेस कर ली, मेरे पास लिबर्टी थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोई लॉ ही नहीं बनाया कि यार ये वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट अब क्या हो रहा है? मान लो कल को सरकार जो है यही एब्सोल्यूट सॉवरेन ये एक लिस्ट निकाल के दे देता है आपको बहुत सारी वेबसाइट्स की कि यार ये दिस साइट कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन योर एरिया, या फिर इस साइट को एक्सेस करने पे क्राइम है, पनिशमेंट है। अब क्या हो गया? अब मेरे पास लिबर्टी नहीं है इस वेबसाइट को एक्सेस करने की। सेम इज ट्रू अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग। जब तक सर ये बोलते हैं यार देखो भाई लिबर्टी को आपने ये समझना है कि उतनी ही लिबर्टी है आपके पास जब तक कोई कानून नहीं बनाया सरकार ने। जब सरकार ने कोई कानून बना दिया तो फिर क्या है? फिर आपके पास में लिबर्टी नहीं है। एक इंडिविजुअल और सरकार, एक इंडिविजुअल और सरकार का रिलेशनशिप समझाती है लिबर्टी। जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा लिबर्टी होगी इसका मतलब क्या है? उस कंट्री में सरकार उतनी कम इंटरफेयरिंग है। जिस कंट्री में जितनी कम लिबर्टी होगी, आप ये नहीं कर सकते, 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 उतना सरकार डोमिनेंट है। अब जिस कंट्री में मान लो जिस एरिया में सरकार ही नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा? वो उसको हम क्या बोल रहे थे? स्टेट ऑफ नेचर। वहाँ पर तो एब्सोल्यूट लिबर्टी होगी, मेरा जो मन करे मैं वो करूँगा। तो आपको ये समझना है कि एब्सोल्यूट लिबर्टी भी उतनी ही खराब है। एब्सोल्यूट लिबर्टी है स्टेट ऑफ नेचर में, सुनने में तो बहुत सही लग रही है, पर इस स्पेक्ट्रम के वो कोने में भी प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ की लाइफ में कॉस्ट होती है। एब्सोल्यूट लिबर्टी की कॉस्ट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। और एक्सट्रीम स्टेट कि यार लिबर्टी नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया बना दिया आपने, मतलब एटलीस्ट जितना जैसे न्यूज़पेपर्स में बताया जाता है, वो भी खराब है। तो आपको क्या करना है? आपको मैक्सिमम लिबर्टी इंश्योर करनी है। उसके लिए क्या करते हैं, मतलब ऐसा ये थॉमस हॉब्स नहीं बोलते कि आपको मैक्सिमम लिबर्टी इंश्योर करनी है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यार देखो इन द स्टेट ऑफ नेचर एब्सोल्यूट वो थी लिबर्टी थी, लेकिन फिर अनार्की थी। फिर आप ही लोगों को लगा कि यार हम एक काम करते हैं, अपने पावर्स को सरेंडर करते हैं, और एक गोल्डन सा बैलेंस बहुत बढ़िया बन गया जहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी भी आई और सरकार के पास पावर भी है। स्टेट हैज़ पावर टू पनिश दोज हु डू नॉट एक्ट अप एज पर द लॉ। तो है क्या लिबर्टी?
हॉब्स कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं है लिबर्टी के कि मेरे पास सारी आज़ादी होनी चाहिए। ये तो इनफैक्ट फियरफुल है लिबर्टी को लेके कि यार ये देख लो, एब्सोल्यूट लिबर्टी जब होती है, लोगों के पास पूरी पावर होती है, तो फिर क्या होता है। एक कॉमन सी चीज़ बोली जाती है कि अगर 4 दिन के लिए सरकार बोल दे कि यार कोई पुलिस नहीं है, कोई सरकार नहीं है, जिसका जो मन में आता है वो करो, और किसी के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव भी कार्रवाई नहीं होगी, कल को भी नहीं होगी कि बेटा 4 दिन की छुट्टी मिली थी तो तू क्या कर रहा था, तो लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनार्की वाली सिचुएशन हो सकती है। ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग इसके अलग भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग जो ऐसे यार लोग बुरे थोड़ी हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस स्कूल ऑफ थॉट, हॉब्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बीइंग की, उसके हिसाब से अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी है तो अनार्की ही है। तो लिबर्टी के कोई बहुत बड़े प्रोपोनेंट नहीं है ये। हाँ, इंडिविजुअलिज्म के हैं, इंडिविजुअलिज्म के तो इतने बड़े हैं कि इन्होंने बोला कि यार जो सरकार है वही इंडिविजुअल के लिए आई है, कोई भगवान ने नहीं दिया। 1500 साल की आपकी सोच फिल्मर पे, अदरवाइज भी जैसे फिल्मर की पेट्रियार्का के अगेंस्ट या चर्च की अथॉरिटी के अगेंस्ट इन्होंने उस समय में बोलना बहुत बड़ी बात थी। तो ये क्या है, अदरवाइज आपको समझना है कि 2 टाइप की लिबर्टी होती है, हम करेंगे आगे जाके। एक होती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, जो ये हॉब्स बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ स्टेट। सरकार नहीं है तो तुम्हारे पास आज़ादी है। एक पार्क है, वहाँ पे मेरे पास आज़ादी है घूमने की। एक दिन सरकार वहाँ पर एक बोर्ड लगा देती है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक घूम सकते हो और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक घूम सकते हो। अब मेरी लिबर्टी होगी कटेल्ड। एक दिन सरकार बोर्ड लगा देती है कि इस पार्क में आना मना है, अब मेरी लिबर्टी और कटेल हो गई। लेकिन अगर मान लो कोई पार्क है और वहाँ पर कोई बोर्ड ही नहीं लगा हुआ, अब मेरे पास में लिबर्टी है, मैं घूमूं फिरूं जो मर्जी करूं वहाँ पर, मतलब जो सरकार ने अलाउ किया हुआ है। पॉइंट बीइंग कि नेगेटिव लिबर्टी से ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। नेगेटिव का मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, और पॉजिटिव का मतलब कुछ अच्छा है। नेगेटिव से हमारी मुराद है, नेगेटिव से हमारा मतलब है कि समथिंग विच इज़ जस्ट देयर बट इट इज़ नॉट इनफ। ऑफ कोर्स कि सरकार ने ऐसा नहीं है कि कुछ इफेक्टिव, कुछ पॉजिटिवली किया है, कुछ टेंजिबल किया है लिबर्टी लाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अब मैं आपको गार्डन के एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ कि एक पार्क एग्जिस्ट करता था और मेरे पास लिबर्टी थी, मैं यहाँ पे घूम लूँ, ठीक, सिंपल। लिबर्टी है ना, मेरे पास एक गार्डन है, मैं उसमें घूम रहा हूँ, मेरे पास लिबर्टी है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो हाँ लिबर्टी है, लेकिन इस गार्डन में ना बहुत बड़े बड़े सांप थे, बहुत बड़ी बड़ी घास थी। फिर यही स्टेट आई, इस स्टेट ने क्या किया, यहाँ पर इस गार्डन में गए, सारी घास कटवाई, स्नेक्स वगैरह पकड़े, प्रॉपर अच्छे से गार्डनिंग करवाई, पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया, ट्रैक बनाया। अब भी मेरे पास वही पार्क है, अब भी मेरे पास वही लिबर्टी है इस गार्डन में घूमने की, अब भी मैं मैं हूँ। लेकिन अब इस गार्डन में मेरे घूमने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी। जब सरकार, अब माई लिबर्टी ऑफ रोमिंग अराउंड इन दिस पार्क has increased many folds. When government or state does something meaningful and tangible, something positive for you to enjoy your liberty to the maximum, उसको हमने क्या बोला है, पॉजिटिव लिबर्टी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। क्लियर, आप समझ रहे हैं इसको। आप अगर आपको थोड़ा सा भी वो हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप थोड़ा रिपीट करके देख लेना। हॉब्स के स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं। कैपेसिटी वेपेसिटी के लिए तो बना ही नहीं सरकार भाई, बहुत सिनिकल व्यू है उनका। वो बोलते हैं लोग बहुत बुरे हैं, बस लॉज को मानना है, लिबर्टी इज वेयर द लॉ इज साइलेंट। तो हॉब्स के हिसाब से नेगेटिव लिबर्टी में वो मान रहे हैं कि बस लॉ नहीं बनाया हुआ तो आपके पास लिबर्टी है। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट ना करो कि सरकार कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाले आइडियाज़ हैं, सरकार आपके लिए कुछ मीनिंगफुल करे, रिजर्वेशन लेके आए एंड ऑल दैट, ये तो बहुत रिसेंट से कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर। So with this I will wind up today's lecture. In the next class we will do, हल्का सा हम पहले 15-20 मिनट्स थॉमस हॉब्स को रिवाइज करेंगे, एग्जाम में बहुत आने के चांसेस होते हैं इनके ऊपर। फिर हम असेसमेंट ऑफ हॉब्स एज अ थिंकर करते हुए, एक मैकफर्सन का क्रिटिसिज्म है, उनको हम और थोड़ा बहुत जो भी हॉब्स का क्रिटिसिज्म बनता है वो देखेंगे, और हम जॉन लॉक करेंगे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।